लोग बताते हैं अनुपमा जी कि आपको दरअसल ढुल्लू महतो से समस्या नहीं, हाँ। उनकी ओबीसी होने से समस्या। हाँ, हाँ, असल में पहली दफा धनबाद लोकसभा ये सीट पर गलत एक है। पिछड़े को ये मौका दिया बिल्कुल गया गलत है। और आप लगातार उसको बुनाने की कोशिश संभवतः पर्दे के पीछे से कर रही हैं। क्या दिक्कत है अगर किसी पिछड़े को दिया गया हाँ, मौका तो? कि कांग्रेस हर वर्ग के लोगों को, हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को लेकर चलती है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हर वर्ग के लोगों को, लेकिन 14 लोकसभा सीटों में मुसलमानों को एक भी सीट नहीं दी गई। क्या कांग्रेस इस राज्य के एक भी मुसलमान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस योग्य नहीं समझती कि उनको टिकट दिया है? आप- तो जो 1932 के नहीं है उनको आप अपील करेंगे कि वो आपको वोट न करें, क्योंकि आपने मुझे 1932 को लेकर समर्थन। आपकी एंट्री भी एकदम राजशाही टाइप हुई है। अचानक से बेरमो से निकलती हैं, आप धनबाद पहुंचती हैं, टिकट लेके आती हैं, हमला करती हैं, और जहां हम लोग इस वक्त बैठे हैं उसको लेके आप कहती हैं कि ढुल्लू महतो तो ड्रेसिंग रूम में बैठाने लायक नहीं है, उनको भारतीय संसद में भेजने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। ये हाँ, आपने पैराशूट पहले बोला ना। हाँ, पैराशूट। बीएन सिंह का टिकट धनबाद लोकसभा सीट से काटा गया, जो 4,84,000 के वोट के अंतर से चुनाव 2019 में जीते थे। तो उनकी टिकट कटने से सवर्णों में एक नाराजगी थी, जिस नाराजगी का फायदा उठाते हुए वेट एंड वॉच की स्थिति में कांग्रेस रही और उसने एक राजपूत परिवार से आने वाले एक व्यक्ति को, जो महिला है, उनको टिकट दिया। ये समीकरण था या फिर अपराध वाला ज्यादा मैटर था जिसको आप उठा रहे? क्या नहीं था ददे, दुबे, जलेश्वर, मैं तो इन तमाम लोगों में, राजेश ठाकुर में, कुमार गौरव में, जो आप में है, और इस वजह से आप प्रायोरिटी रही कांग्रेस के लिए? आपको क्या लगता है क्या यूएस? लेकिन पॉलिटिकल आशीर्वाद आपने सरयू राय से लिया, हाँ, और सरयू राय का पैर छू। पॉलिटिकल आशीर्वाद नहीं था, बाद में भले ही थोड़ा मिला तो। क्या डील हुई सरयू राय से? हाँ, बीजेपी के बारे में कुछ जो अच्छी बातें आपको लगती हैं, वो आप बता सकती हैं, 2 बातें बीजेपी को लेकर। सोचना पड़ेगा इस ये क्वेश्चन में, तो आपने मुझे फंसा दिया। धनबाद, जहां के काले हीरे के व्यवसाय का विस्तार पूरे देश में जाना जाता है। धनबाद, जहां के गॉडफादरों की कहानी कोई नहीं नहीं, वो धनबाद जिसके कोयले की कीमत से एक वक्त सिलवक्त एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री तय हुआ करते थे। ये वो धनबाद है जहां बीपी सिन्हा गॉडफादर थे तो उनके लठैत सूर्यदेव सिंह इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, बलिया के बाबू साहेब चंद्रशेखर के दोस्त, जिनके एक बुलावे पर मकर संक्रांति में दही चूड़ा खाने अक्सर चंद्रशेखर दिल्ली से झरिया को कूच कर जाया करते। कहानियां धनबाद की बहुत है, क्या बताऊं धनबाद के बारे में? धनबाद के बारे में क्या ये बताऊं कि धनबाद में प्रसिद्ध वामपंथ विचारधारा से आने वाले ए.के. रॉय इसी धनबाद सीट पर 3 बार सांसद रहे, या ये बताऊं कि इसी धनबाद सीट पर बीजेपी की प्रत्याशी रही डॉक्टर रीता वर्मा, प्रोफेसर रीता वर्मा, यहां से लगभग 4 दफे सांसद रही। लेकिन धनबाद का अतीत बहुत अतीत हो गया है। यहाँ के इतिहास को छोड़कर वर्तमान को खंगालने की कोशिश की जाए तो फिलहाल 24 के अहाते पर खड़े होकर हमें सिर्फ 2 सशक्त चेहरे दिखते हैं। एक चेहरे वो हैं जिनको बीजेपी ने सारे चेहरों को दरकिनार पर टिकट दिया है, जिनका नाम ढुल्लू महतो। दूसरी वो हैं जिनको कांग्रेस ने अपने तमाम पुराने चेहरों को दरकिनार कर टिकट दिया, प्रत्याशी बनाया, कैंडिडेट उतारा, नाम जिनका अनुपमा सिंह। द फोर्थ पिलर के नए नए सेगमेंट पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की टिकट पर धनबाद लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने जा रही खुद अनुपमा सिंह है। अनुपमा सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। रात के 2 बज रहे हैं और इस वक्त हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, जो आप रात के 2 बजे भी आए इंटरव्यू लेने, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे ये बताइए कि लगभग टिकट मिलने के बाद हर दिन, हर शाम, हर रात लगभग आपकी क्षेत्र में गुजर रही, एक तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि आपका एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत अनुभव रहा नहीं है, जो खास करके जो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो सड़कों पर डंडे खाए हैं, जिन्होंने एफआईआर अपने ऊपर लिया है, उस तरह का कोई ज़मीन का अनुभव आपके पास नहीं है। तो जब आप जा रही हैं अपने लोगों के बीच में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए, तो क्या रिस्पांस वहाँ से आ रहे हैं आपके पास? क्या आप जीत रही हैं चुनाव या हार रही हैं? रिस्पांस तो बहुत अच्छा आ रहा है। आप कुछ दिन धनबाद ज़रूर रहिए और देख कर जाइए कि लोग किस तरह से बिल्कुल आश्वस्त मुझे कर रहे हैं कि आपकी जीत निश्चित है, वो भी चंद वोटों से नहीं, 4-4 लाख की बात करते हैं।
तो ये मेरी बात नहीं है, ये हमारे वोटर्स कहते हैं। और मैं जहाँ भी जाती हूँ, चाहे वो धनबाद हो, चाहे झरिया हो या निरसा हो या सिंदरी हो या चंदन क्यारी हो या बोकारो हो, हर क्षेत्र में लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, चाहे वो युवा हो या महिला हो या बुजुर्ग हो, इवन बच्चे भी। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कम दिनों में लोग मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे जान रहे हैं कि मेरी मंशा क्या है, मैं क्यों आना चाहती हूँ। तो ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है यहाँ के लिए। आपने कहा कि इस बार का अंतर 4 लाख का होने जा रहा है। हाँ। मुझे पीएन सिंह का रिकॉर्ड मत याद आ गया, 4,84,000 के अंतर से उन्होंने चुनाव जीता था। उतने अंतर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव नहीं जीत पाए। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आ रहा है इतना कॉन्फिडेंस? आप अगर, मैंने पहले भी कहा, आप अगर मेरे साथ घूमेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये कॉन्फिडेंस मेरा नहीं है, ये कॉन्फिडेंस हमारे वोटर्स का है, हमारी देवतुल्य जनता का है, जो सुबह से रात तक बस मुझसे जुड़ने का काम करती है। जब सुबह मैं निकलती हूँ तो लोग आते हैं, फिर मेरे साथ जुड़ते जाते हैं। देर रात 10-11 बजे तक, जब तक हमारी सभा चलती है, क्योंकि 10 बजे के बाद अलाउड नहीं है, तो 10 बजे तक वो लोग सब हमारे साथ ही रहते हैं और उसी ऊर्जा के साथ रहते हैं, उसी विश्वास के साथ रहते हैं कि हम ये सीट जीत रहे हैं। ये तो मोटा-मोटी सवाल हो गई जो अमूमन हम लगभग सभी प्रत्याशियों से पूछते हैं, लेकिन अब थोड़े मूल सवाल पर आते हैं। ऐसा लग रहा है कि धनबाद में जो चुनावी मुद्दे हैं वे व्यक्तिगत हो गए हैं, टीका टिप्पणी बहुत व्यक्तिगत हो गई। आप बीजेपी के प्रत्याशी, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आप सीधे सीधे अपराधी कह रही हैं। ऐसा लगता है कि धनबाद के जो असल मुद्दे हैं वो गौण हो गए हैं चुनावी सभा के दौरान, और जो व्यक्तिगत टिप्पणी है वो ज़्यादा बढ़ गई। तो धनबाद में मुद्दे व्यक्तिगत हैं या फिर यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो ज़मीन के मुद्दे हैं वो? मुझे जहाँ तक याद है, ये आपका पहली बार मेरे साथ इंटरव्यू है ना? तो आपने सुना होगा, मैंने हाँ ज़रूर बोला, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पूरी मीडिया बोल रही है, पूरी जनता बोल रही है और हमारा लॉ भी बोल रहा है कि वो 51 से ऊपर केसेस के होल्डर हैं। तो ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं और हमारी पूरी मीडिया जानती है, हमारी पूरी जनता जानती है। लेकिन हाँ, जहाँ रही मुद्दे की बात, तो मेरा मुद्दा भी हर जगह मैंने बात की है, क्योंकि मैं पूरे धनबाद लोकसभा में मैंने घूमा है, मैंने देखा है काफ़ी सारे मुद्दे, छोटे बड़े मुद्दे ज़्यादा हैं, बड़े मुद्दे भी हैं जो मैंने पहले से ही कहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं स्वर्गीय राजेंद्र बाबू की बहू हूँ। तो उन्होंने जब वो हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे 2013 में, तो उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया था दिल्ली में सेंटर में कि एम्स आए, बीजीएच को वो एम्स में तब्दील करना चाहते थे, धनबाद में एयरपोर्ट लाना चाहते थे, उन्होंने वहाँ दिया था। लेकिन क्योंकि 2014 में बीजेपी आ गई तो ये पूरा नहीं हो पाया। तो मेरा ये सपना है कि मैं उनके सपने को पूरा कर सकूं, और मेरे धनबाद लोकसभा की जनता का भी ये सपना है, तो मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। आपने अपने पिता तुल्य ससुर जी को याद किया, राजेंद्र, बिल्कुल पूरे झारखंड, बिहार और साथ साथ पूरे देश में भी जाने माने नेता रहे, उनको आज भी याद। बिल्कुल आप तो सबसे पहले राजेंद्र सिंह की पतोह हैं, बिल्कुल। दूसरी ये कि आप अनूप सिंह की पत्नी हैं, विधायक अनूप सिंह की पत्नी हैं। मतलब आप पे तो सीधा सीधा इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आप एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी को अपराधी बता रही हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थक आपको परिवारवाद का सबसे बेहतर उदाहरण बता रहे हैं। अच्छा, क्या रिएक्ट करेंगे? कौन सा प्रभारी है, परिवारवाद या अपराध? आप मुझे बताइए। ये कहना है कि भाई मतलब नहीं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरा नरेशन चेंज कर दिया गया, narrative change कर दिया। ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अपराधी ज्यादा बड़ा हुआ या एक परिवारवाद ज्यादा बड़ा हुआ, आप बताइए। और इस परिवारवाद का भी मैं आंसर आपको दूंगी थोड़ी देर में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए, क्या एक अपराधी ज्यादा बड़ा हुआ या एक परिवारवाद से अगर आया है कैंडिडेट है तो वो बड़ा हुआ? लेकिन ये तय तो और इस देश के न्यायालय को करना बिल्कुल है बिल्कुल कि वो बिल्कुल अपराधी हैं या नहीं है। ये तो वो सिर्फ तय हो केसेस हैं, चुकी है, बिल्कुल वो तय हो चुकी है। लेकिन इसके उन्होंने, बावजूद वो चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो यही तो हमारे अभी दुर्भाग्य है कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका अभी तक आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है, वो एक मुख्यमंत्री होते हुए आज जेल के पीछे हैं। और एक हमारे जो कैंडिडेट जो 51 केसेस से भी ऊपर हैं, उनके पास केसेस, और उनके सब कुछ छोड़ दीजिए, महिला शोषण,
यौन उत्पीड़ना, उसके बाद भी वो टिकट पाकर आके आज वोट मांग रहे हैं। और हमारे जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो जिन्होंने शायद उनका अभी तक सिद्ध भी नहीं हुआ है और उनको अभी तक इसलिए रखा जा रहा है जेल के पीछे कि आपका सिद्ध होगा होगा होगा। एक ज़मीन का कुछ विवाद उनका आ रहा है, तो इनका तो प्रूव्ड है कि 200 एकड़ ज़मीन उन्होंने किसानों का लूट कर रखा है। को कौन दोषी लग रहा है? देश की न्यायालय दोषी लग रही है, न्यायिक प्रक्रिया दोषी लग रही है, या फिर इलेक्शन कमीशन दोषी लग रहा है? कौन दोषी लग रहा है? ये सब कुछ जो हमारे ऊपर बैठे हुए लोग हैं, हाँ। वो मेरी जनता भी जानती है कि कौन दोषी है और क्या दोषी है और क्या दोष हो रहा है। ये बिल्कुल हमारे देश में इस तरह से नहीं होता है कि आप ऊपर उठ रहे हैं तो आपको दबाया जाएगा और जो अपराधी है उसको उठाया जाएगा। ये हमारे देश में पहले तो नहीं होता था। आपने दबाने की बात की। बिल्कुल आपने कहा कि जो लोग भगते हैं उनको दबाने की। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप ये कह रही हैं तो मेरे जहन में आपके देवर का ख्याल आता है, कुमार गौरव का। बिल्कुल और इस लिहाज से आता है कि कुमार गौरव बहुत चर्चा में थे धनबाद लोकसभा, बिल्कुल बिल्कुल लगातार भी प्रयासरत भी थे। बिल्कुल जलेश्वर महतो, ददई दुबे, राजेश ठाकुर, ऐसे कई नाम थे जो धनबाद लोकसभा से बिल्कुल सही। बहुत लोग थे। ऐसा लग रहा है कि 2019 में जब चुनाव हुए, इसके बाद फिर जब वहाँ उपचुनाव हुए तो आपके पति को, अनूप सिंह को, वहाँ से टिकट मिला, वही चुनाव जीते। इस बार आपके देवर यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, कम से कम उनके लिए तो रास्ता ब्लॉकेज नहीं करना चाहिए था। एक ही घर से दो प्रतिद्वंदी सामने आ गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कुमार गौरव के साथ आप लोगों का ठीक नहीं चल रहा है। हाँ, वही बता देती हूँ। बिल्कुल ठीक चल रहा है। वो मेरे देवर हैं और वो मेरे छोटे भाई के जैसे हैं। और हम दोनों ने, जब मेरा नाम गया, उनका नाम गया, तो हम दोनों ने कहा कि चलो ठीक है, जिसका भी आ जाता है तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। और ये हमारी बात हुई थी, उनको भी पता है, हम दोनों को भी पता है, ठीक है। लेकिन मेरा नाम, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है क्योंकि यहाँ से बीजेपी ने ढुल्लू महतो जी को दे दिया, जो कि आपराधिक छवि के हैं, सबको पता है। और क्योंकि उन्होंने महिला उत्पीड़ना में उनके केसेस भी हैं, तो मेरा ये सोच था कि शायद कांग्रेस पार्टी ने एक दांव खेला कि अगर हम महिला को भेजते हैं तो शायद महिला ज़्यादा अच्छे से समझा पाएगी, बता पाएगी। तो शायद ये हो सकता है। वरना मेरी तो न राहुल गांधी जी से बात हुई, न सोनिया गांधी जी से बात हुई, न हमारे माननीय खड़गे जी से बात हुई। अब टिकट तो देने वाले वो लोग हैं, टिकट तो हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। अगर मैं डिसाइड करती तो मैं अपने पति को बहुत पहले ही बहुत कुछ बना सकती थी, लेकिन नहीं, ये हम लोग डिसाइड नहीं करते। आपको शायद पता नहीं होगा, 2014 में मेरे फादर इन लॉ, जो कि मंत्री भी थे उस टाइम, तो उन्होंने बोकारो से मेरे हस्बैंड के लिए ट्राई किया था टिकट के लिए, पर नहीं मिल पाया। तो वो उस टाइम उनका दुर्भाग्य था, हमारा सबका दुर्भाग्य था। तो ये हम डिसाइड करने वाले नहीं होते कि टिकट किसको मिलेगा। टिकट डिसाइड करने वाले हमारे पार्टी के आला कमान होती है, जो डिसाइड करती है। कुमार गौरव आपकी चुनावी सभा में जा रहे हैं आप? बिल्कुल, वो ऊपर से मदद करते हैं, बिल्कुल मदद करते हैं। और उनकी कुछ और भी, क्योंकि वो युवा आयुक्त के चेयरमैन हैं और उनकी दिल्ली में भी काफ़ी पहुंच है, तो उनको और भी जगह दिए जाते हैं। और बहुत सारी, वो तो लोगों को भी अलर्ट करते हैं कि हाँ भाभी का है, ये है, वो है। और मेरा और हम लोगों का, पूरा परिवार का जो भी है, आप कभी भी देख सकते हैं, हम लोग एक परिवार हैं। और परिवार में इस तरह का बोलकर कोई भी फूट नहीं डाल सकता है। इतना तो मेरे परिवार में अभी भी बॉन्डिंग है और वो हमेशा रहेगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये बॉन्डिंग बरकरार रहे। मेरा अगला सवाल ये है कि आपके परिवार को लेकर बात कही जाती है कि कोयले के व्यवसाय में आप लोगों का अच्छा खासा दखल है, वो एक आय का भी जरिया है आप लोगों का, और शायद इसलिए आप टिकट भी चाह रही थी, आपके परिवार से अनूप सिंह टिकट भी चाह रहे थे कि ठीक है, बेरमो गिरिडीह के इलाकों में तो कोयले में अपना व्यवसाय है ही, लेकिन अगर धनबाद सीट पर अगर सांसदी का चुनाव जीता जाए, लड़ा जाए, और वहाँ की कोयला व्यवसाय में अपने व्यवसाय को विस्तार दिया जाए, तो संभवतः ये जो व्यवसाय है उसका विस्तार बहुत आक्रामक तरीके से हो पाएगा। क्या एक वजह व्यवसाय को लेकर रही? क्या ये बात मेरे ऊपर से जा रही है? हाँ, मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं। और आप कहीं भी पता लगा लीजिए कि हम लोग कोयले का व्यवसाय करते हैं या नहीं करते हैं। हमारा कोई कोयले का व्यवसाय नहीं होता है। मेरे फादर इन लॉ भी पॉलिटिक्स करते थे, मेरे हस्बैंड भी पॉलिटिक्स करते थे,
और आज भी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और आज मैं भी आई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स और अपने मैंने बोला ना कि मेरे फादर इन लॉ का ये सपना था। मेरा एकमात्र यही है कि वो धनबाद की जनता की सेवा करना चाहते थे। इनडायरेक्टली होता भी था, सबको पता है, पूरी जनता को पता है। आज मैं जहाँ भी जाती हूँ जनता उनका नाम लेकर मुझे काफ़ी आशीर्वाद देती है। तो ये पूरी जनता जानती है। डायरेक्टली वो नहीं आ पाए थे, लेकिन इसलिए मैंने सोचा कि शायद ये उनका आशीर्वाद है, शायद वो मेरे थ्रू पूरा करना चाहते थे, इसीलिए शायद उनके आशीर्वाद से आज मुझे टिकट मिला आपने है। कहा पॉलिटिक्स के इतर आप लोगों का कोई व्यवसाय नहीं। मुझे 2022 का एक रेड याद आता है, संभवतः ईडी का रेड था, आईटी का था, आईटी का। बिल्कुल। आईटी के रेड में के बाद सुबह जो अखबार छपी थी, उसके अखबार के पहले पन्ने पर बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में एक हेडलाइन छपी थी कि आपके पति अनूप सिंह का एक दिन का जो आय है वो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास। बिल्कुल। तो पहले तो ये पॉलिटिक्स से 1 करोड़ रुपया रोज का आ कहाँ से रहा है, अगर कोई व्यवसाय? इसको किसी ने प्रूफ किया? नहीं किया। ये इसके लिए मेरे हस्बैंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, आप लोग इस तरह से कैसे छाप सकते हैं जबकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कुछ ये नहीं है हमारे पास। कैसे? मेरे बच्चे मुझसे क्या पूछते हैं पता है? मैं बोलूँ आपको? मैं ऑनलाइन बोल रही हूँ, मुझे थोड़ा ख़राब भी लग रहा है पर मैं बोलती हूँ। मेरे बच्चे ने देखा, मेरी बेटी बोलती है मम्मा पापा 1 करोड़ पर डे कमाते हैं, तो आप मुझे पिज़्ज़ा खिलाने के लिए मना क्यों करती है कि 1 महीने में 1 बार ही खाना है बेटा और आप बात करते हैं 1 करोड़ की। तो क्या ये बात बिल्कुल सही नहीं? बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरे ही दिन मेरे हस्बैंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैंने उनको बहुत फोर्स किया कि ये हमारा बहुत गलत जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरे फैमिली को इससे वो हो सकता है, डर हो सकता है, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं क्योंकि लोग सोचेंगे कि सच में ये 1 करोड़ कमाता है। लोग इस इंटरव्यू को देखने के बाद कहें कि अनुपमा सिंह वाकई नेता बन गई, हर सवाल का काट, हर सवाल का जवाब। बहरहाल मेरा ये सवाल है, कई वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, कई बुजुर्ग कांग्रेसी नेताओं को जिनके पास दशकों का अनुभव है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से कांग्रेस में खपाई, जिन्होंने संघर्ष करते हुए अपने कंधों पर कांग्रेस की झंडों को ढोया है, उन तमाम नौजवान पीढ़ियों और उसके साथ साथ कांग्रेसी बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया, आपको टिकट दिया गया। ऐसा क्या था अनुपमा सिंह में कि आपको प्रेफरेंस दी गई, और ऐसा क्या था, क्या नहीं था ददे दुबे जलेश्वर में, तो इन तमाम लोगों में, राजेश ठाकुर में, कुमार गौरव में, जो आप में है, और इस वजह से आप प्रायोरिटी रही कांग्रेस के लिए? आपको क्या लगता है, क्या यूएसपी? देखिए, पहले तो मैंने पहले भी आपको कहा कि ये टिकट मैं नहीं डिसाइड करती हूँ, ये हर पार्टी का आला कमान डिसाइड करता है। फिर भी मैं आपको बताती हूँ, वो सभी नाम जो आपने जुड़ाए, जो बताए, वो हमारे आदरणीय हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने सही बोला। और मैंने सबसे आशीर्वाद भी लिया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। और मैंने बोला ना कि सब डेस्टिनी होता है, बस मैं डेस्टिनी को ही बोलूँगी। क्योंकि और हमारी पार्टी जानती थी, हमारी पार्टी ने बहुत बार, आप शायद देखिए मैं कैमरे पे नहीं रहती थी, लेकिन कैमरे के पीछे मैं पार्टी के लिए, अपने फैमिली के लिए बहुत मैंने काम किया है। और शायद आप लोग देखे नहीं होंगे क्योंकि हाँ, मैं ऑन कैमरा कभी नहीं रहती थी, तो पार्टी को विश्वास था मुझ पर, शायद इसीलिए टिकट दिया। आप लगातार डेस्टिनी की बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर बेहद नाराजगी होगी इस बात से कि वे जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं बिल्कुल नाराजगी नहीं है, जिंदा करने के लिए, नहीं अगर डेस्टिनी से ही टिकट डिसाइड हो रहा है तो किसी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के मेहनत पर क्यों नहीं डिसाइड? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल होता है, उनकी मेहनत है, सबकी मेहनत से ही सब जीतते हैं। और मैं यही बोलूँगी कि हाँ, मैंने पहले भी बोला कि वो सभी आदरणीय, उन लोग टिकट बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, मैंने बोला ना कि ये हम लोग डिसाइड नहीं करते। मैं नहीं बोल सकती कि अरे आपको टिकट दे दो, मेरे बोलने पे आपको टिकट दे देंगे, नहीं देंगे ना, या आपके बोलने पे भी आपको नहीं देंगे। ये आला कमान डिसाइड करती है। आला कमान ने समीकरण बैठाया होगा कि बीजेपी ने ऐसा प्रत्याशी उतारा है तो उसको टक्कर कोई महिला दे सकती है। मैंने पहले भी आपको यही बोला। अब मैं दूसरा समीकरण बता, क्या ये मामला रहा क्या कि अनूप सिंह का जो परिवार है, राजेंद्र सिंह का जो परिवार है, वो राजपूत घराने से आता है, और एक लगातार इस तरह की नैरेटिव गढ़ी जा रही थी कि पीएन सिंह का टिकट धनबाद लोकसभा सीट से काटा गया, जो 4,84,000 के वोट के अंतर से चुनाव
2019 में जीते थे, तो उनकी टिकट कटने से सवर्णों में एक नाराजगी थी, जिस नाराजगी का फायदा उठाते हुए वेट एंड वॉच की स्थिति में कांग्रेस रही और उसने एक राजपूत परिवार से आने वाले एक व्यक्ति को, जो महिला है, उनको टिकट दिया। ये समीकरण था या फिर अपराध वाला ज्यादा मैटर था जिसको आप उठा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अपराध वाला था। आगे आपकी मर्जी, आप क्या सोचते हैं? आप क्या लेकिन सोचती हैं? आप अपराध मेरा वाला मैटर? हाँ, मैंने बोला आपको कि इसी मैटर से, और जो भी हो, देखिए आलाकमान क्या सोचकर डिसाइड की, क्या हुआ, क्या बैठक हुई, तो वो तो वही बता सकते हैं, क्योंकि मैं उस बैठक में नहीं बैठी थी। क्या लग रहा है अनुपमा सिंह के आने से धनबाद सीट पर कौन सा नया वर्ग कांग्रेस के साथ जुटा है इस बार? जो हर बार बीजेपी की तरफ जाते थे, इस बार कौन सा ऐसा वोट वर्ग है जो अनुपमा सिंह के प्रत्याशी बनाए जाने से कांग्रेस की तरह आया? कांग्रेस की यही खूबसूरती है कि कांग्रेस हर वर्ग के लोगों को, हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को लेकर चलती है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हर वर्ग के लोगों को, लेकिन 14 लोकसभा सीटों में मुसलमानों को एक भी सीट नहीं दी गई। क्या कांग्रेस इस राज्य के एक भी मुसलमान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस योग्य नहीं समझती कि उनको टिकट दिया? आपको पता होगा कि हमारे प्रभारी कौन है? मीर साहब। 14 लोकसभा सीटों के टिकट बंटवारे पर आपको पता होगा कि हमारे विधानसभा में भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं। इस हिसाब से तो बीजेपी में शहनवाज हुसैन है मुक्ता, इस हिसाब से बीजेपी में ऐसे कई अल्पसंख्यक समुदाय महागठबंधन को भी देखा जाता है, और अभी अभी राज्यसभा से हमारे सरफराज अहमद चाचा जी भी है। तो मुस्लिम्स तो हमारे भाई हैं ही है साथ में, इस सभी बार साथ आपके में। साथ गोलबंद है। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त वो हमेशा मैंने बोला ना कि कांग्रेस पार्टी कोई जाति, धर्म और वर्ग को देखकर नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी सबको एक मानती है और सबको साथ में लेकर चलने का काम करती है। चलिए, आप ये बात कैमरे पर कहेंगे नहीं कहेंगे, लेकिन आपके समर्थक दबे जबान ही सही, लेकिन कहते हैं कि इस बार कांग्रेस ने अच्छा काम ये किया कि अनुपमा सिंह को टिकट दिया है। उससे होगा ये कि राजपूत जो नाराज हो गए पीएन सिंह के टिकट कटने से, वे लामबंद हो जाएंगे अनुपमा सिंह की तरफ। ये तो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है आप लोगों की तरफ से ही कि राजपूत जो है वो हमारे पास आ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। मेरे तरफ से मैंने कब बोला? आप नहीं कह रही है, जाहिर है कि कोई प्रत्याशी इस तरीके से नहीं बोलेगा, लेकिन इसके बाद क्या ये बात सही है क्या कि राजपूत डुल्लू महतो को टिकट दिए जाने से नाराज है, वे आपकी तरफ लामबंद हो रहे हैं? ऐसी सूचना है आप? नहीं, मुझे तो ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, मुझे कोई भी सूचना नहीं है। हाँ, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, हर वर्ग के, हर जाति के लोग, मैंने बोला ना, हर वर्ग के, हर जाति के लोग जुड़ रहे हैं। मैं एक एक जाति का नाम आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन चाहे वो जो भी वर्ग है, सब जुड़ रहे हैं। धनबाद के राजपूत समाज के लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई हम लोगों ने खुला समर्थन दिया अनुपमा सिंह को। अनुपमा सिंह बाकायदा राजपूतों का नाम तक नहीं ले पा रही हैं, अरे क्यों नहीं ले रहे? बच रही है कहने से कि राजपूत उनकी तरफ नहीं 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 नहीं, क्या आप कॉन्फिडेंट नहीं है? क्या आपको अभी लग रहा है कि राजपूत डुल्लू महतो की तरफ जाएंगे? इस बात का डर? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। मैं आपको पहले भी यही बोल चुकी हूँ कि हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग हमारे साथ हैं। ठीक है, 1932 को लेकर अब थोड़ी बातचीत करते हैं। झारखंड में स्थानीयता का मुद्दा बहुत गंभीर रहा है। राज्य गठन के बाद से ही इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 1932 के आधार पर चीज़ें तय की, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ा, उनकी कुर्सी चली गई। और इसके बाद जब जब इस तरह की बातें सामने आती है तो लगता है एक अलग सा माहौल क्रिएट होता है। लोग पूछते हैं कि अनुपमा सिंह स्थानीय है क्या यहाँ? हाँ, पहले तो मैं ये बता दूं कि लोग जो बात कर रहे हैं, हमारे आपके दूसरे जो प्रत्याशी हैं, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बाहरी भीतरी का, जी, है ना? तो उनको शायद याद होगा कि 1932 को लागू कराने वाली भी हमारे महागठबंधन की ही पार्टी थी। बीजेपी तो 1985 पे चल रही थी। तो फिर आज ये खेल खेलने से क्या फ़ायदा? और ये चीज़ देखिए, पहले तो मैं यही बोलूँगी, मुझे यही लगता है कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो इस तरह से जाति, वर्ग, अगड़ा, पिछड़ा और नहीं, ये तो लोकल, स्थानीयता की बात बाहरी है। 1900 स्थानीयता, तो मैंने बोला ना कि हमारी महागठबंधन की पार्टी ने जो भी डिसाइड किया है उसके साथ हम लोग चल रहे हैं। तो जो 1932 के खिलाफ हैं, हाँ। और धनबाद में कहा जाता है कि बाहरी मतदाताओं का ठीक वर्चस्व रहा है, और वे भी तय करते हैं कि इस बार या धनबाद लोकसभा सीट पर जीत हार तय करते हैं बाहरी वोटर, बाहरी मतदाता। आप चुनाव लड़ रही हैं, आपके पास तो बकायदा अर्थमेटिक होगा कितने मतदाता हैं बाहरी। तो जो 1932 के नहीं है उनको आप अपील करेंगी कि वो आपको वोट न करें, क्योंकि आपने 1932 को लेकर समर्थन दिया? मुझे बाहरी भीतरी का समीकरण नहीं पता है। मुझे पता है कि मेरी धनबाद की जनता
बहुत अच्छे से जानती है कि हमें अपने विकास के लिए वोट करना है, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट करना है, युवाओं के रोजगार के लिए वोट करना है। और ये बाहरी भीतरी का खेल मैंने अभी तक तो नहीं किसी भी अपने धनबाद लोकसभा की जनता में देखा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। लोग बताते हैं अनुपमा जी कि आपको दरअसल ढुल्लू महतो से समस्या नहीं, हाँ उनकी ओबीसी होने से समस्या। हाँ, असल में पहली दफा धनबाद लोकसभा ये सीट पर गलत एक है, पिछड़े को ये मौका दिया बिल्कुल गया गलत है। और आप लगातार उसको भुनाने की कोशिश संभवतः पर्दे के पीछे से कर रही हैं। क्या दिक्कत है अगर किसी पिछड़े को दिया गया मौका तो? कोई दिक्कत आप मेरे किसी भी, मैंने बोला ना कि सुबह 8 बजे से लेकर अभी भी आप है ना जी। मेरे पास कैमरा ऑन रहता है, लोगों का कैमरा ऑन रहता है। आप किसी का भी कैमरा उठवाइए, किसी का भी वीडियो देखिए, आपको कहीं नहीं दिखेगा कि अनुपमा सिंह अगड़ी पिछड़ी बाहरी भीतरी की बात करती है, कहीं भी नहीं दिखेगा आपको। इतने दिनों में न मैंने कहीं बोला है, न मैंने कहीं सुना है और न मेरे मन में ये है। तो मैं अपने सभी वोटर्स को, अपने सभी जनता, पूरी जनता को यही बोलूँगी कि ये सब में से दूर हटे और सिर्फ अपने और अपने बच्चों के विकास के लिए सोचें, अपने बच्चों का फ्यूचर सोचें। मैं यही चाहती हूँ कि लोग अब ये सोचना छोड़ दे कि मैं इस जाति से आता हूँ, मैं इस धर्म से आता हूँ, मैं उससे आता हूँ। मुझे लगता है लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्या ये प्रत्याशी हमारा विकास कर पाएगा, क्या ये प्रत्याशी हमारे बच्चों का भविष्य सोच पाएगा। यही मैं चाहती हूँ। कुछ लोग जो कांग्रेस के हैं उनसे जो मेरी बातचीत होती है तो आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से मैं बात कर रहा, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी अब बीजेपी के लाइन पे आ रही है, मतलब पैरासूट कैंडिडेट उतारती है, एकदम राजशाही टाइप कैंडिडेट को उतार दिया जाता है। आपकी एंट्री भी एकदम राजशाही टाइप हुई है, अचानक से बेरमो से निकलती हैं, आप धनबाद पहुंचती हैं, टिकट लेके आती हैं, हमला करती हैं, और जहां हम लोग इस वक्त बैठे हैं उसको लेके आप कहती हैं कि ढुल्लू महतो तो ड्रेसिंग रूम में बैठाने लायक नहीं है, उनको भारतीय संसद में भेजने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। ये हाँ, आपने पैराशूट पहले बोला ना। हाँ, पैराशूट पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा जन्म बोकारो में ही हुआ है, जहाँ आप बैठे हैं बोकारो में है, तो मेरा जन्म बोकारो में हुआ है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपकी नाड़ी यहाँ पे दबा दी गई है, यहाँ रख दी गई है, तो आप वहाँ के हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं बोकारो की बेटी हूँ, धनबाद लोकसभा की बेटी हूँ। तो ये तो पहले गलत है कि पैराशूट और जो बेरमो आता है वो बोकारो डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, तो मैं पैराशूट कहाँ से हूँ। पीएन सिंह के साथ आपके संबंध कैसे हैं? लगातार तस्वीरों में आप देखते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद ले रही हैं, बिल्कुल, आपकी मुझे मुलाकात एक शादी में बुलाया गया था, जी। तो मैं उस शादी में गई, तो वहाँ पे पीएन सिंह चाचा जी भी थे, आदरणीय। अब देखिए वो लोग पापा के टाइम पे हैं, तो मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट रहता है लोगों से, जो भी सब, तो उन लोगों से थोड़ा अलग रिस्पेक्ट रहता है। तो मैं उनको देखी, मैं उनको, आपको पता होगा ऑब्वियसली, इंसान जाएगा, प्रणाम करेगा, आशीर्वाद लेगा, तो वही आशीर्वाद था बस, और ऐसा कुछ नहीं, पॉलिटिकल आशीर्वाद नहीं था वो। लेकिन पॉलिटिकल आशीर्वाद आपने सरयू राय से लिया। हाँ, और सरयू राय का पैर छूती पॉलिटिकल आशीर्वाद नहीं था, बाद में भले ही थोड़ा मिला तो क्या डील हुई सरयू राय से? हाँ, डील होती क्योंकि है। ऐसा लगातार चर्चा था क्या कि सरयू राय चुनाव लड़ने जा रहे हैं ढुल्लू महतो के खिलाफ, लेकिन आपको जब टिकट मिला तो तुरंत आप उनका पांव छू रही थी, एक तस्वीरों में साफ देखने को। मैंने सुना था, उन्होंने अपने इंटरव्यू में पहले ही दिन बोला था कि कांग्रेस अगर स्वच्छ छवि की कैंडिडेट उतारती है तो मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आप पीछे जाके एक बार चेक करिएगा। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा देखते हैं, फिर मुझे मिला, तो मैं दूसरे ही दिन उनके पास गई उनको। और दूसरी बात कि जब भी मेरे हस्बैंड को भी जब मिला था तो वो बेरमो से इलेक्शन तो नहीं लड़ने नहीं आए थे, और हमारे वो आदरणीय हैं, हमारे अभिभावक हैं, तो हम लोगों ने, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पहले उनसे आशीर्वाद लिया, मुझे लगा कि आज पापा नहीं हैं, तो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं मुझे आशीर्वाद लेना चाहिए, तो मैं सरयू राय जी से मिली। जब सरयू राय जिससे आपकी मुलाकात हो रही थी तो ढुल्लू महतो को लेकर आप दोनों के बीच क्या बात हो पाई? अगर कुछ अंश बता पाई उस बातचीत नहीं, का। उस टाइम कुछ बात नहीं होती, उस टाइम तो मैं सिर्फ आशीर्वाद लेने गई थी, क्योंकि वो हमारे अभिभावक हैं, तो मैंने आशीर्वाद लिया, फिर मैं चली गई।
फिर उसके बाद चाचा जी मुझे पता चला कि उसके बाद तो मेरी मुलाकात भी नहीं हुई। फिर मुझे पता चला कि वो इलेक्शन लड़ना तो चाहते नहीं थे, वो सिर्फ इसलिए आना चाहते थे क्योंकि वही आप फिर बोलेंगे कि आप उनके आपराधिक छवि के लिए बोल रही हैं। नहीं एकदम आप तो वो इसलिए लड़ना चाहते थे कि धनबाद को कोई ऐसा सांसद ना मिले जो धनबाद को बर्बाद करने का काम करे। इसलिए सिर्फ वो लड़ना चाहते थे क्योंकि सोचिए कि वो जब वो मंत्री थे तो उन्होंने सत्य के लिए अपनी मंत्री पद को भी त्याग दिया, आपको शायद पता होगा। तो वो इंसान वो कोई एमपी बनने नहीं आए थे, उन्होंने सिर्फ उनको लगा कि ऐसे इंसान को कैसे कोई सांसद बना सकता है, तो इसलिए वो इस लड़ाई में आगे बढ़े। और इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा फायदा अनुपा सिंह को हुआ क्योंकि 20% काम सरयू लायर लगभग कर चुके थे। जितना नैरेटिव, जिस तरह के केसेस उनके डोलू महतो को लेके उजागर करने थे, हाँ, जितनी बातें पब्लिक फोरम में लेके आनी थी, आपका काम आसान हो गया क्या? सरयू राय ने एक तरह से आपके लिए जमीन तैयार कर दी। जिस लहजे के साथ, जिस आक्रामकता के साथ डोलू महतो को लेकर वे लिख रहे थे, बोल रहे थे, अखबारों में उनके बयान देखिए उससे सहूलियतें तो जरूर मिली हो। देखिए वही नहीं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं, आप देख रहे होंगे आज। तो उसमें मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, लोग जो बोल रहे हैं उसमें मेरा क्या लेना देना है। मेरी अपनी लड़ाई चल रही है, मेरा अपना संघर्ष चल रहा है। तो मेरा, हाँ ठीक है, लोगों को एटलीस्ट पता चलेगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो गलत नहीं। आपके लिए सरयू राय ने चुनाव नहीं लड़ा, मेरे लिए अपने कैंडिडेट नहीं उतारे, आपको बकायदा आशीर्वाद दिया पॉलिटिकली। उनको तो थोड़ा क्रेडिट दे सकती हैं कि आपने मेरे लिए थोड़ा सा रास्ता आसान कर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ये जनता के सामने लाने का काम किए, इसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मेरे लिए उन्होंने चुनाव लड़ने का वो नहीं लिया। मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये पहले ही से डिसाइड कर लिया था कि अगर कांग्रेस एक स्वच्छ छवि का कोई कैंडिडेट उतारती है तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि वे कह रहे थे कि अगर कांग्रेस मुझे समर्थन देती है तो मैं धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। धनबाद से जो बीजेपी विधायक है राज सिन्हा, इन दोनों बहुत चर्चा में, शोकॉज उनको इशू हुआ है। हाँ, मुझे आज पता चला है। आपको संभवतः इस बात की जानकारी भी होगी आज, और संभवतः ये भी जानकारी होगी कि हाल में उनके बयान एक बहुत सुर्खियों में रहे जब उन्होंने कहा कि स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी को ही चुनाव करें। आप पे एक आरोप है कि राज सिन्हा से आप अंदर ही अंदर समर्थन ले रही हैं, क्या वाकई ऐसा है? क्या वे अपनी पार्टी को समर्थन न देकर आपको अंदर ही अंदर समर्थन दे? मैं आपको एक बात बताती हूँ। कुछ खेल हो रहा है। हाँ वही, जो रिकॉर्ड नहीं किया हाँ हाँ वही बता रही। मैं आज तक राज सिन्हा जी से मिली भी नहीं हूँ, आपको पता है? मैंने उनको देखा भी नहीं है। आप नहीं मिली, आपके पति मिले हैं, अनुप सिंह से मुलाकात हुई है, विधानसभा में साथ बैठते हैं। विधानसभा में बिल्कुल बैठते हैं, पर वो हमारे अभिभावक हैं। मैं एक बार विंध्याचल में उनसे मिली थी बहुत साल पहले, उनको प्रणाम मैंने किया था। उसके बाद इस दौरान मैं कभी नहीं मिली हूँ उनसे। आप आशीर्वाद ले लेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं गई थी। आशीर्वाद मुझे लेना चाहिए था, पर मुझे लगा कि कुछ पार्टी की भी मर्यादा होती है। पीएन सिंह अंकल तो एक शादी में मिल गए थे, इसीलिए मिले थे हम लोग। तो मुझे नहीं मालूम था। हाँ, और कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ उनको भी पसंद नहीं आया होगा जिस तरह से लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो शायद इस तरह से बात हुई होगी। मैं नहीं जानती हूँ इसके बारे में, मैंने भी बस सुना है क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरा दौरा लगातार चलते जा रहा है और मुझे समय तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। हाँ, मुझे किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है शो कॉज नोटिस का, पर मैं उतने डिटेल में नहीं जानती, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं सकती। आपके खिलाफ प्रतिद्वंदी जो आपके हैं डुल्लू महतो, मैं चाहता हूं कि आप खुल के बाकायदा बहुत ईमानदारी के साथ ही कहें। एक तो डुल्लू महतो जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनमें दो चीज़ें जो आपको अच्छी लगी हो इस चुनाव के दौरान, जो चीज़ें आपको अच्छी लगी हो उनके बारे में, जो भी देखी होंगी, आप आती होंगी चुनाव प्रचार खत्म करके, तो जाहिर है कि खबरों में, सुबह अखबारों में सब चीज़ देखती होंगी, तो जितना समझ पाई हैं डुल्लू महतो जी, तो दो चीज़ें जो आपको अच्छी लगी और दो चीज़ें लगी कि नहीं ये ठीक नहीं है डुल्लू महतो जी, तो क्या दो चीज़ें अच्छी और दो चीज़ें बुरी जो आपको लगी, आप बता सकते हैं? बहुत सोच रही हूँ, अच्छी तो कुछ सी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, जी, मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ इसमें। मैंने पहले ही बोला है कि मुझे सबसे बुरा ये लगा कि आप अच्छाई में एक ही बताएं, दो बताएं। महिलाओं का शोषण जो उन्होंने किया वो मुझे पसंद नहीं आया। और जिस तरह से आप किसानों की बात करते हैं,
अगड़े पिछड़े की बात करते हैं। आपने किसानों का 200 एकड़ ज़मीन जो हड़प के रखा है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये बुरी बातें और अच्छी बातें, देखिए अच्छी क्या बताऊँ मैं आपको, क्या बताऊँ? बीजेपी के बारे में कुछ जो अच्छी बातें आपको लगती हैं, वो आप बता सकती हैं, 2 बातें बीजेपी को लेकर। सोचना पड़ेगा इस ये क्वेश्चन में, तो आपने मुझे फँसा दिया कि क्या अच्छी बात, क्या बताऊँ? चलिए छोड़िए। कल्पना सोरेन से आपकी बहुत अच्छी बनती है, लोग ऐसा बताते हैं कि अनूप सिंह जी की पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ बहुत अच्छी बनती है, और अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह की पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से अच्छी बनती है। तो इस बार जब आप दोनों की मुलाकातें हो रही हैं, आप लोग चुनावी सभाओं में जा रहे हैं, कई सोशल मीडिया पे कई सारे फोटोज आए हैं, वीडियोज आए हैं, क्या समझ में आ रहा है इस बार धनबाद में उनके प्रेजेंस से कुछ मामला बनेगा आपका, या फिर लग रहा है कि नहीं नहीं प्रभावी उतनी नहीं है जितनी इस बार कांग्रेस होने? प्रभावी तो वो पूरे इंडिया में है। हाँ। वो काफ़ी प्रभावशाली हैं, आपको भी पता होगा। और सिर्फ धनबाद में ही नहीं, पूरे झारखंड में उनका प्रभाव है, पूरे इंडिया में उनका प्रभाव है। असर रहेगा बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। सिर्फ जिस तरह आदिवासी से समाज में या फिर बाकी? नहीं, बाकियों में जो भी गैर रहेगा। आदिवासी नहीं समाज नहीं है? नहीं नहीं, बाकियों में भी रहेगा, क्योंकि लोग जान गए हैं, समझ गए हैं कि जिस तरह से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनके हस्बैंड, जिस तरह से उनको जेल में डालने का काम किया गया, एक पद पर एक इतने ऊंचे पद पर रहते हुए एक मुख्यमंत्री को जिस तरह से ईडी उठा कर ले जाती है, तो वो जनता भी देख रही थी। वो सिर्फ हमारे और आपके तक नहीं सीमित था, वो पूरी जनता देख रही थी, पूरी जनता जानती है, पूरी जनता समझ गई है। तो प्रभाव तो उनका बहुत है। झरिया में 52 साल बाद कांग्रेस ने वापसी की 2019 में। पूर्णिमा नीरज सिंह वहां से विधायक चुनी गई। उनका नाम कांग्रेस कोटे से चल रहा था कि संभवतः वे लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बाद में खबर आई कि उन्होंने मना कर दिया लोकसभा चुनाव लड़ने से। एक तो अभी जब मुलाकात होती है पूर्णिमा नीरज सिंह से और आपकी जब बातचीत होती है, तो क्या बात होती है टिकट बंटवारे को लेकर? उन्होंने क्या बताया आपको कि क्यों उन्होंने मना कर दिया? उनके कुछ पर्सनल रीजंस थे, और टिकट बंटवारे की हमारी बात होती भी है। हम लोग जब भी मिलते हैं तो सभा में मिलते हैं जी। और वो उनका पूरा सपोर्ट रहता है मेरे साथ। तो बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बात होती है। आपकी साथी हैं पूर्णिमा नीरज सिंह, बिल्कुल, और बिल्कुल। बोले कि ये खबरें चल रही थी कि वे दिल्ली में हैं, बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन बीजेपी से टिकट नहीं मिला, चूंकि मामला सिंह मेंशन और रघुकुल का हो जाता है। तो क्या वाकई ऐसा था क्या? चूंकि आप दोस्त हैं, आप लोग साथ चुनाव लगातार आप जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा तो मैंने सुना भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। तमाम अखबारों से लेके, तमाम सोशल मीडिया से लेके, तमाम जगहों पर ये खबरें बहुत देखिए, दस। उड़ते उड़ते तो कुछ भी उड़ जाता है, जी। झूठ सच जो भी होता है। तो अभी किलेबंदी ठीक है कांग्रेस की, या फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे कांग्रेस, आप देख रहे हैं कि कितना वो मेहनत कर रही हैं सपोर्ट अपने। मिल बिल्कुल रहा है पूरा आपको? सपोर्ट है उनका। आप झरिया एक बार जाके देखें, झरिया में पूरा उनका सपोर्ट है, धनबाद में भी उनका पूरा सपोर्ट है। जहाँ जहाँ उनका प्रभाव है, वो खुद ही सभा भी कर रही हैं। आप न्यूज़पेपर्स में देख लीजिए, पूरे मीडिया में देख लीजिए, वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं। अनुपमा जी, धनबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत जो विधानसभा सीटें आती हैं, उनमें से किस विधानसभा सीट पर आपको लग रहा है कि आपका वहाँ स्ट्रांग होल्ड होगा, वहाँ से आप लीड लेके आएंगे? तो आप ये कहें कि बाकी 6 की 6 में हम? बोकारो, धनबाद, झरिया, सिंदरी, निरसा, चंदन क्यारी, 6 में इतना अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोग बिल्कुल आश्वस्त हो गए हैं। और आपको लग रहा है कि इन 6 में बीजेपी प्रत्याशी ढुलुमा तो आपसे पीछे रहे? 4 तारीख को देख लेंगे, 4 तारीख को देख लेंगे। तो इतनी कॉन्फिडेंस में है, तो ये भी बताइए कि चुनावी नतीजों में इस बार लगभग कितने वोट आपको आने के अनुमान? 4 तारीख को देख लेंगे। मैं उस पे आप लगातार आप मैं- राजनीतिक परिवार से रही हैं, आपकी ससुर राजनीति में, आपकी पति राजनीति में है। एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन डिनर टेबल पे तो होता ही होगा कि हम लोग कितना वोट क्रॉस कर रहे हैं। अब तो मैं उस पे वर्क नहीं करती। मेरा बस मुझे लगता है कि लेकिन आपने कहा कि लगभग 4.5 लाख। वो मैंने ये क्या बोला तक से कि नहीं, मेरे समर्थक और मेरे जो वोटर्स हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, जो हम मुझ पर विश्वास करते हैं, वो लोग बातें कह रहे हैं। मैं ये आपको बता रही थी। और मैं बस इस पर विश्वास करती हूँ कि मैं लोगों से मिलूँ, लोगों के दिल तक पहुँचूँ, लोग मुझे समझ सके
कि हाँ, ये अनुपमा सिंह सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा के लिए आई है। मेरा और दूसरा कोई स्वार्थ नहीं है। जिस तरह से आप व्यवसाय का नाम ले रहे थे, उस व्यवसाय से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आखिरी 2 सवाल बस आपसे, बिल्कुल। समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो ये कि आप एक धनाढ़ परिवार से आती हैं, एक संभ्रांत परिवार से आती हैं, जिसके पास रसूख भी है, पावर भी है, सब कुछ। आप चाहती तो चैरिटी करके आप समाज सेवा कर सकती थी। आप चाहती तो बहुत अलग-अलग माध्यम थे, आप एनजीओ खोल सकती थी। ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आके ही सबको समाज सेवा क्यों करना होता है? ये और बहुत अच्छा अनुपमा क्वेश्चन सिंह को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आके वो भी धनबाद से ही समाज सेवा क्यों करनी? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसके लिए आपको बहुत-बहुत थैंक यू। और चैरिटी आपने बोला, जी। मैंने बहुत बार बताया है कि मेरी बेटी जो आज 17 साल की हो गई, पर वो 14 साल की उम्र से वो एक एनजीओ चलाती है, जिसको क्योंकि वो 18 साल की नहीं हुई थी और वो अपने कुछ 2-4 दोस्तों के साथ मिलकर ऑर्फनेज में जाती है। मतलब हर वीक उसका एक रहता था कि सैटरडे संडे मुझे सिर्फ और सिर्फ चैरिटी करना है, और वो मेरे पैसों से या मुझसे मांग के या किसी से मांग के नहीं करती थी। जो बच्चों को लोग पैसे देते हैं, उससे वो कपड़े नहीं खरीदती थी, उससे वो चैरिटी करती थी। एनजीओ में काम कर अपने एनजीओ के लिए काम करती थी। तो ये हमारे परिवार का, आप परिवारवाद बोल रहे हैं ना, तो ये ना आ जाता है अंदर, क्योंकि आप जब देखते हैं कि आपके परिवार में जो हो रहा है, वो आपके अंदर खुद ब खुद आ जाता है कि मेरा पूरा परिवार जनता की सेवा में लगा रहता है। तो उस छोटी बच्ची को हम लोग बताने नहीं गए कि तुमको ये करना है और वो करना है। वो खुद ब खुद उस रास्ते पर चली। वो भागवत गीता पढ़ती है आधे घंटे तक, और वो प्योर सात्विक है। तो मेरे घर का ये माहौल है। मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना चाहती हूँ कि हमारे घर का माहौल ही ऐसा है कि लोग, क्योंकि पापा मेरे ससुर जी वैसे थे, और मेरे घर में हर इंसान सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करता था। हाँ, मैं कैमरे के पीछे ज़रूर रहती थी, पर मेरे हस्बैंड या मेरे फादर इन लॉ का जब भी इलेक्शन का ये रहता था, तो मैं उनके साथ रहती थी। उसके बीच में भी दौरान मैं जब भी फ्री होती थी बच्चों से, क्योंकि उस टाइम मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं बच्चों से फ्री होती थी तो मैं लोगों से कनेक्ट करती थी, महिलाओं से खासकर कनेक्ट करती थी। तो ये हम लोग आज नहीं, शुरू से कर रहे हैं। तो हाँ, ये मेरा शायद भगवान ने मुझ पर रहम किया कि हाँ, मुझे एक रास्ता दे दिया कि मैं उसको धरातल पर ला सकूं और लोगों के लिए कर सकूं। इसके लिए मैं माता रानी का शुक्रिया करती हूँ, और उनका आशीर्वाद मैं चाहती हूँ कि हमेशा मुझ पर बना रहे। धनबाद के लोग कह रहे हैं कि हमको अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बागमारा जाना पड़ेगा टुल्लू महतो के पास, और अगर अनुपमा सिंह जीती तो बेरमो जाना पड़ेगा हमको अनुपमा सिंह के पास। तो क्या माजरा है, आप लोगों ने घर ले लिया है वहाँ, या फिर बेरमो से ही धनबाद चलेगा अगर आप जीत गई? चलिए, आपके माध्यम से मैं धनबाद के लोगों को बता देती हूँ कि मेरा एक घर है जामाडोबा में, ऑफिस भी है वहाँ, और ये हम लोग हाल फिलहाल का घर है? नहीं, मेरे फादर इन लॉ का इंटक का वहाँ यूनियन का ऑफिस था, और वहीं एक छोटा सा घर भी था। तो वही घर हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेगा। और वहाँ वहीं मैं रह रही हूँ, आज भी वहीं रह रही हूँ, मेरे बच्चे भी रह रहे हैं, हम लोग सब वहीं रहते हैं। आज क्योंकि कल मेरा बोकारो का सभा था, इसलिए मैं बोकारो आई हूँ। व्यावसायिक वर्ग को के बीच जो है टुल्लू महतो को लेके एक नाराज़गी, एक डर है, और इस तरह से आप लोगों ने भी इस नैरेटिव को बाकायदा खूब हवा दी कि टुल्लू महतो के सांसद बनने से व्यावसायिक वर्ग में एक डर का माहौल व्याप्त हो जाएगा। एक तो क्यों आपको लगता है कि टुल्लू महतो के आने से व्यवसायियों में नाराज़गी बढ़ जाएगी, या व्यवसायी डर में रहेंगे, आतंकित हो जाएंगे? क्योंकि आपने बाकायदा, ये आपका बयान है कि आतंक से धनबाद को मुक्त कराना है। तो ये क्यों आपको लगता है, व्यवसायी क्यों नाराज़ होंगे? मैंने बोला ना कि मेरा जामाडोबा में ऑफिस है, जी। वहाँ पर धनबाद से ज़्यादा बाघमारा से लोग आते हैं, और लोग ये कहते हैं कि बहुत दुखी मन से आते हैं लोग, और लोग बोलते हैं कि हम लोग को बचा लीजिए उनसे। तो वो देखकर एक बात मैं शायद बताना अच्छा नहीं लग रहा है, पर एक महिला ने भी मुझे फ़ोन किया कि मैं बाघमारा में रहती हूँ, और कुछ और भी बातें बोली। तो मैंने बोला कि मैं आपकी मदद करूँगी, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ कैमरे पे। आपकी बात मान भी लूँ तो लगातार 3 बार से विधायक बागमारा से कैसे निर्वाचित हो रहे हैं टुल्लू महतो? हाँ, हाँ, आखिर उनमें कुछ तो ऐसा होगा। बिल्कुल, 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 आगे देख लेंगे 4 तारीख को। धनबाद की जनता तो काफ़ी जागरूक है और बहुत अच्छे से जानती है।
ये इतिहास रहा है, आप देख सकते हैं पन्ने पलटकर कि धनबाद की जनता किस तरह का सांसद चुनने का काम करती है। ये किसी से छुपा नहीं है। एक आखिरी, बस इसके बाद हम लोग क्लोज करें। इस बार धनबाद में अगर आप चुनाव जीतती है तो खास करके यहाँ जो कोयला मजदूर की जो समस्याएं हैं, झरिया में ज़मीन के नीचे आग लगी हुई है, पानी की विकराल स्थिति, धनबाद इस मोड़ से होकर गुजर रहा है। आपके पास क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं, और जब जा रही हैं लोगों के बीच, मजदूरों के बीच, पीड़ितों के बीच, जो लोग शोषित हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के कार्यकाल में हो चाहे कांग्रेस के कार्यकाल में, क्या बताती हैं उनको, कैसे बदलेंगी धनबाद, क्या एजेंडे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कल हमारे पेयजल मंत्री जी मेरे साथ सभा भी हो रहा था, जी। तो मैंने उनको भी बताया। मैं पूरे धनबाद लोकसभा में घूमी और महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, थोड़ा पानी की परेशानी बहुत है उन लोगों को, और वो लोग मुझे ले जाकर दिखा रही थी कि देखिए इस तरह का पानी हम लोग पी रहे हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस समस्या से सबसे पहले निजात दिलाने की कोशिश करूँगी। मैंने हमारे आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी से भी बात की, साथ में मैंने बोला भी कि इसमें हमें काम करना होगा, क्योंकि महिलाएं काफ़ी ग्रसित है इससे। महिलाएं क्या, पूरा परिवार ग्रसित है, लेकिन पुरुष बाहर रहते हैं तो महिला घर में रहती है, तो महिला को ज़्यादा इसका झेलना पड़ता है। तो मैंने सोचा है कि सबसे पहले उससे निजात दिलाऊंगी मैं उनको। और काफ़ी समस्या है, हमारे ठेका मजदूरों की भी समस्या है जो किसी से छुपा नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 चुनाव वो कह रहे हैं कि जीतने से पहले उन्होंने बाकायदा रोड मैप बना लिया है कि 24 में चुनाव जीतने के बाद क्या करना है। मैंने वैसे अनुपमा सिंह ने नहीं, वैसे नहीं बनाया, उनके जैसा नहीं बनाया। जो आज तक 2014 में उन्होंने वादा किया था, आज भी पूरा नहीं हो पाया। हमारे धनबाद लोकसभा में तो बिल्कुल नहीं पूरा हो पाया। तो वो मेरा नहीं है, मेरा अनुपमा सिंह का ये अलग वादा है। तो मैं चाहता हूं कि जितने दर्शक इस वीडियो को देखने वाले दर्शक हैं, चाहे वो धनबाद के हों, झारखंड के 14 लोकसभा सीट से हों, या फिर देश के अलग अलग गांव, देहात, जिला जवार से, धनबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं कांग्रेस की अनुपमा सिंह जी। मैं चाहता हूं कि एक बार हम भी ये डॉक्यूमेंट कर सकें कि आपको वोट क्यों देना चाहिए, धनबाद की जनता आपको वोट क्यों दे। हम जिन भी प्रत्याशियों के पास जा रहे हैं बाकायदा ये रिकॉर्ड कराते हैं उनसे, ताकि जब वे चुनाव जीते और जब कायदे से काम ना हो तब उनको बाकायदा पहले ये वीडियो दिखाएं कि देखिए आपने क्या कहा था और अब आपको लोग फीडबैक में क्या कह रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि धनबाद के लोग आपको वोट क्यों करें। मैं अपने देवतुल्य जनता से ये अपील करती हूँ कि हो सकता है कि 25 तारीख तक मैं कुछ लोगों के पास नहीं पहुँच पाऊँ, लेकिन मैं आपसे यही विनती करूँगी कि ये अनुपमा सिंह अगर कम समय में इतने लोगों के दिल में जगह बना सकती है, तो ये अनुपमा सिंह सिर्फ़ और सिर्फ आपके विकास के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके बच्चों के रोज़गार के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए आई है। बस आप एक बार मुझ पर विश्वास करें और मुझे समझें कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए आई हूँ, आपकी सेवा के लिए आई हूँ, और मुझे 25 तारीख को ज़रूर वोट करें, क्योंकि अगर हम धनबाद का विकास चाहते हैं तो एक बार तो हमें परिवर्तन करना ही होगा, और ये परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी अनुपमा सिंह करेगी। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की टिकट पर धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं, आगामी 25 तारीख को चुनाव लड़ने जा रही अनुपमा सिंह जी। अनुपमा सिंह जी लगभग 2:43 को रहे हैं, लगभग 3 बजने को है। कैसा लगा इंटरव्यू, कैसी बातचीत लगी आपको और क्या समझ में आया? बहुत अच्छा था, मेरे दिल की बात आपने निकाल दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के मामला ये है कि धनबाद लोकसभा सीट एक तो मल्टी कॉर्नर साइट यहाँ नहीं है, 2 प्रतिद्वंदियों के बीच मुकाबला है। ये वो धनबाद लोकसभा सीट है जो ए.के. रॉय और इसके साथ साथ विनोद बिहारी महतो की दोस्ती वाली सीट रही है। कहा जाता है कि विनोद बिहारी महतो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ए.के. रॉय के कहने पर उन्होंने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा। तो ये धनबाद ए.के. रॉय और विनोद बिहारी महतो की दोस्ती वाली सीट रही है। ये धनबाद लोकसभा सीट शंकर दयाल वाली सीट रही है। ये धनबाद लोकसभा सीट कई लोगों के लिए, खास करके आप अगर याद करें तो रीता वर्मा यहाँ से लगातार सांसद रहीं,
इसके अलावा यहाँ से एक सांसद जो है वो निकले, खास करके ददई दुबे यहाँ से 2004 में यहाँ से सांसद निकले। इस बार वर्तमान के अतीत में ना झांककर वर्तमान में खड़े होकर देखें तो मल्टी कॉर्नर फाइट ना होकर यहाँ सीधा दो लोगों के बीच मुकाबला है। और इसी मुकाबले में हमने बातचीत करने की कोशिश की। सबसे पहले तो टुल्लू महतो का इंटरव्यू किया और आज हमने अनुपमा सिंह जी का भी इंटरव्यू किया। तो मुझे लगता है कि ये बातचीत अगर आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, आपको लगता हो कि कैंडिडेट को लेकर जो जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए, जो विचार उनके आप तक पहुंचनी चाहिए, और जो सवाल आपके थे, आपके कार्ड से हमने उठाए थे, वो सवाल हमने जो पूछे हों, अगर वो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर जरूर करें। बाकी नेतागण के इस एपिसोड में अनुपमा सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।